मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अल्कोहल और फिनॉल के एसिडिक नेचर को कंपेयर किया था और हम लोगों ने डिस्कस किया फिनॉल की एसिडिक नेचर को। फिनॉल का जो एसिडिक नेचर था उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन कि फिनॉल अगर सेल्फ आयनाइज होगा तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा और फिनॉक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होता है थ्रू द रेजोनेंस। देयरफॉर फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। सो फिनॉल इजीली क्या करेगा, प्रोटॉन को रिलीज करेगा। तो ये रीजन था अपने पास फिनॉल के मोर एसिडिक नेचर का। अल्कोहल और फिनॉल कंपेयर किया तो वहां पर अपन दोनों को इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी कंपेयर किया, अपन ने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कंपेयर किया। अल्कोहल में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। और फिनॉल में जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इस केस के अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऑक्सीजन से वो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, उसको पोलराइज कर देगा। दैट्स द रीजन दैट फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अदर केस अगर अपन बात करें तो अल्कोहल से अल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन द ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, देन increasing electronic repulsion and decreases stability of alkoxide ion। तो ये अपने पास रीजन था अल्कोहल और फिनॉल के एसिडिक नेचर को अपन ने कंपेयर किया। फिनॉल इज ग्रेटर और फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। आज हम एक और कंपैरिजन देख रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन करना है तो अपने को पता है कि यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब आएगा तो वहां पर अपन ने वर्ड यूज में लिया एसिड। फिनॉल के अंदर बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप है और यहां पर अपन ने कोई एसिडिक वर्ड यूज नहीं लिया। इट मींस ये जो ग्रुप है ये मोर एसिडिक है फिनॉल के कंपैरिजन में, इसीलिए इसके नेम के साथ सफिक्स एसिड को अपन ने ऐड किया। अब पॉइंट ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक क्यों है फिनॉल के कंपैरिजन के अंदर। पता तो है अपने पास कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक। अगर सपोज करो अपन यहां पर सेल्फ आयोनाइजेशन के बेसिस पे बात करें तो क्वेश्चन क्या आएगा कि फिनॉल है सर, और फिनॉल के अंदर अगर सेल्फ आयोनाइजेशन करते हैं अपन तो उस केस में फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? अब फिनॉक्साइड आयन जो होता है उसमें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा। कैसे होगा? ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया और ऑक्सीजन पे इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। ठीक है, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर नेगेटिव चार्ज यहां ट्रांसफर हो जाएगा, ऑक्सीजन अभी भी न्यूट्रल है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव चार्ज वापस ऑर्थो पे शिफ्ट हो गया और फाइनली अपने पास ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो फिनॉक्साइड आयन जो है उसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उस केस में फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। सो फिनॉल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होना चाहिए। इन अदर केस कार्बोक्सिलिक एसिड, सपोज दिस वन, कार्बोक्सिलिक एसिड बाय सेल्फ आयोनाइजेशन फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन and this carboxylate ion also shows resonance। resonance यहां भी होगा अपने पास। ठीक है, कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन इस पे मूव कर गया, इस पे आ गया नेगेटिव, इससे पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। इन दैट केस फॉर्म 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब पॉइंट जो है वो ये है, क्वेश्चन ये बना, आपने पूछा कि भाई फिनॉल जो है सर उसके अंदर फिनॉक्साइड आयन बन रहा है और फिनॉक्साइड आयन में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बट कार्बोक्सिलिक आयन में ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सो फिर अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक कैसे हुआ फिनॉल के कंपैरिजन में? गुड क्वेश्चन है ये। देखो बहुत आराम से देखना, अगर अपन रेजोनेंस की जो एप्लीकेशंस हैं, रेजोनेंस की जो कैरेक्टर्स हैं, उसके जो रूल्स हैं, उसको अगर अपन स्टडी करें तो वहां पर अपन ने पॉइंट क्या देगा कि इन द केस ऑफ रेजोनेंस इन द एनी मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज ऑलवेज बी पॉसेस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
Negative charge only acquires highly electronegative element in compound. If high electronegative element in a compound acquire negative charge, then that resulting structure is more contributing in main structure. ठीक है, तो पॉइंट आया अपने पास कि जो नेगेटिव चार्ज है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब तो अपने पास रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होगी, मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगी मेन स्ट्रक्चर के अंदर। बट इन केस ऑफ फिनॉक्साइड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या शो कर रहा है कि भैया फिनॉक्साइड आयन की जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें दम नहीं है। क्यों नहीं है दम? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज था वो कहां पर आ गया? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे आ गया। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे है, इसलिए इसमें कोई दम नहीं है अब, और कोई दम नहीं है तो ये रिजल्टिंग स्ट्रक्चर की कोई वैल्यू नहीं है। और ये जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है उनकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गया। बट इन केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिव चार्ज ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। इस केस में देखो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो केवल ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर्म इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस का सेकंड रूल, इफ इन द केस ऑफ रेजोनेंस इन एनी मॉलिक्यूल्स फॉर्म आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देन दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो देखो यहां पर ये क्या है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? एक जैसा। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, एक नहीं है, एक जैसा है। जैसी स्ट्रक्चर ये है वैसी स्ट्रक्चर ये है, केवल अपने पास क्या है? कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर ऑक्सीजन को ए और बी बोले अपन तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि पहले ए ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, बी ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, अब बी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ए ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड। बट ऑक्सीजन जो है सारे एक जैसे होते हैं, तो उस केस में यहां पर अगर इसको बी और ए को अपन डिफरेंशिएट नहीं करें तो उस केस में अपने पास दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसी है? आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो मोर स्टेबल है फिनॉक्साइड आयन से। उसका रीजन क्या है? दोनों फैक्टर्स इसके फेवर में है। फर्स्ट, नेगेटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है। सेकंड, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, और दैट्स द रीजन दैट इट शोज मोर एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर है? दूसरे तरीके से भी बात कर सकते हैं। अगर अपन लोगों ने देखा हो तो अपने पास था एक ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। और कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी में क्या था कि अगर एसिड है तो एसिड से H पॉजिटिव और A नेगेटिव बनता है। ये जो नेगेटिव है वो क्या अपने पास कॉन्जुगेट बेस है। किसका? एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, अब अपने पास पॉइंट क्या है अपने पास कि अगर अपने पास जो बेस बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो उस केस में वो वापस H प्लस आयन के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने बेसिक नेचर में शो करेगा। ये अपन ये कहते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम था यहाँ पर एसिड जो है उसके कंपैरिजन में क्या बन रहा है? जो कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो अगर कॉन्जुगेट बेस नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल है तो उस केस के अंदर उसकी प्रोटॉन डोनेटिंग नेचर ज्यादा होती है। अब ये जो स्टेबल बेस है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में स्टेबल है। जब मैं स्थायी हूं भैया तो मैं क्यों लूंगा दूसरे को? ठीक है, तो ये ऑलरेडी कॉन्जुगेट बेस जो होता है नेगेटिव आयन जो है वो स्टेबल है, तो उस केस में वो H प्लस आयन के साथ कोई टेंडेंसी शो नहीं करता एक्सेप्ट करने की। इट मींस एसिड का एसिडिक नेचर जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर एसिड और कॉन्जुगेट बेस को इक्विलिब्रियम के फॉर्म में नोट करें तो भी अपने पास पॉइंट वही आया कि प्रोडक्ट स्टेबल है, इसलिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो ये रीजन है अपने पास कि कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक है कंपेयर टू फिनॉल। रीजन क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है और इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इनका स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड के कंपैरिजन में हायर होता है। क्लियर है? तो ये अपने पास एक पॉइंट हो गया, कंपैरिजन हो गया फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का।
यहां पर अगर अपने पास केमिकल टेस्ट की बात करें कि अगर ये कहा जाए कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको अपन डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, अगर मेरे पास एसिड और फिनॉल दोनों गिवन है तो उस केस में ऐसा क्या केमिकल टेस्ट करें कि अपन आइडेंटिफाई कर सकें कि ये फिनॉल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो बहुत सिंपल पॉइंट है बेटा कि यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है दैट react with weak base also and form salt and release carbon dioxide। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो वीक बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, बट अगर अपने पास वीक एसिड है तो वीक एसिड डू नॉट रिएक्ट विद एनी वीक बेस। इट मींस फिनॉल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये अपने पास केमिकल टेस्ट है दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। क्लियर है? अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। यहां पर अभी अपन ने बात की, इनका कंपैरिजन किया, अब बात करते हैं अपन सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप की कि फिनॉल के ऊपर अगर कोई सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप अटैच होता है तो उस केस के अंदर उसके एसिडिक नेचर पे क्या इफेक्ट होगा। तो पॉइंट क्या है अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप। Effect of substituting group on acidic nature of phenol। फिनॉल के एसिडिक नेचर पे सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा, तो वो पॉइंट है अपने पास। फर्स्ट, इफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट, जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं ये सब पॉजिटिव इफेक्ट्स जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, और जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो सब के सब क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट सेम होता है, आर और एम, रेजोनेटिंग और मेसोमेरिक। तो अगर अपने पास पॉजिटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इंडक्टिव या पॉजिटिव रेजोनेटिंग या पॉजिटिव मेसोमेरिक, तो उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, और अगर नेगेटिव इफेक्ट्स हैं तो उस केस के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर जो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है उनका इफेक्ट होता है, जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। अब यहां पर अपन कुछ एग्जांपल्स करें। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो मैंने यहां एग्जांपल लिया, दिस वन सबसे सिंपल एग्जांपल लिया अपन ने, फिनॉल, देन सेकेंड nitrophenol and third one मिथाइल फिनॉल। ठीक है, क्लियर है चीज। अब इन तीनों के एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है। CH3 पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, NO2 नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, और फिनॉल के अंदर कोई इफेक्ट नहीं है। तो अब यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, नाइट्रो ग्रुप, फर्स्ट आएगा NO2 ग्रुप, देन सेकंड फिनॉल ग्रुप एंड थर्ड मिथाइल फिनॉल। पॉइंट क्या बना कि सर ऐसा क्यों है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, उसका रीजन क्या है। तो अपन यहां पर रीजन देखें, सपोज मेरे पास फिनॉल है और फिनॉल के साथ मैंने अटैच कर दिया CH3 ग्रुप को। CH3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो उस केस के अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, या अपने पास कहें अपन कि यहां पर जब फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को अपन ने बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज किया, तो उस केस के अंदर ये CH3 ग्रुप जो है उसका इंडक्टिव इफेक्ट है, तो जैसे ही चार्ज पैरा पोजीशन पे मूव करेगा
ये चार्ज आ गया पैरा पोजीशन पे, और यहाँ क्या है, CH3 ग्रुप है। तो यहां पर CH3 का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, चार्ज नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आ गया, तो उस केस में यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगा तो इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, और अगर फिनॉक्साइड का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता है। तो इस केस के अंदर जब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप होगा तो फिनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। तो अपन क्या लिखें यहां पर, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, देन आल्सो डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है। अब दूसरा केस लेते हैं अपन नाइट्रो ग्रुप का। सपोज मेरे पास ये फिनॉक्साइड आयन के साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच है। सेम केस किया अपन ने, रेजोनेंस स्टार्ट किया, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बेंजीन रिंग की तरफ मूव कर दिया, शिफ्ट कर दिया अपने पास। अब यहां देखो ये नाइट्रो ग्रुप है। नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पैरा पोजीशन पे। जब इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन पे मूव कर रहा है तो यहां पर ये जो ऑक्सीजन है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रो ग्रुप है, उस नाइट्रो ग्रुप का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, दोनों इफेक्ट नेगेटिव है। इट मींस इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत 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 ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और रेजोनेंस शो करेगा। तो देखो यहां पर क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया ऑक्सीजन पे और ये इलेक्ट्रॉन आ गया नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग में। देन इन दैट केस this new resonating structure formed in which nitro group more stabilize the negative charge on phenoxide ion. So in नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट जो है उस केस में फिनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, और फिनॉक्साइड आयन का अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा तो उस केस के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। तो ये नया केस है, इसमें अपन ने क्या कहा, इफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देन इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, देन आल्सो इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो दो पॉइंट है अपने पास कि पॉजिटिव एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, नेगेटिव इंक्रीज करता है। कैसे, पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज कर रहा है, इसलिए फिनॉक्साइड का स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव ग्रुप क्या करता है, उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो उसको मोर स्टेबलाइज कर रहा है थ्रू द रेजोनेंस। सो नेगेटिव मेसोमेरिक और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप क्या करेगा, फिनॉक्साइड का स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, इसलिए इसका एसिड नेचर इंक्रीज होता है। तो यहां पर क्या पॉइंट आ गया अपने पास कि फिनॉल के कंपैरिजन में नाइट्रो डेरिवेटिव का एसिड नेचर ज्यादा होगा और मिथाइल डेरिवेटिव का एसिड नेचर कम होता है। ठीक है, यही बच्चों देखो एक और चीज जो है वो अपने पास आ गया है। बहुत क्लियरली देखना स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के अंदर अपन ने कहा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अपन ने सब्सट्रेट ग्रुप को अटैच किया है, और जो फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है उसमें नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे है। तो उस केस के अंदर अगर नेगेटिव इफेक्ट जो है -I-M इफेक्ट के ग्रुप जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होगा तो उनका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा मेटा पोजीशन के कंपैरिजन में। मेटा पोजीशन के कंपैरिजन में अगर -I और -R इफेक्ट वाले ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे प्रेजेंट होगा तो उस केस में एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज होता है। बट अगर यहां पर मेटा पोजीशन पे सबस्ट्रेट ग्रुप होगा तो उसका कोई इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि ऑर्थो और पैरा पे। रीजन, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रही है, बट मेटा पोजीशन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है जिससे ये स्टेबलाइज हो।
सेम केस अपने पास पॉजिटिव ग्रुप के अंदर है, जो मेटा डेरिवेटिव होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा के। रीजन, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे तो इलेक्ट्रोनेटिक ग्रुप है बट मेटा पे कोई इलेक्ट्रोनेटिक ग्रुप नहीं है। उस केस के अंदर मेटा पोजीशन जो होता है उसके कारण या मेटा डेरिवेटिव जो होता है उसके कारण इसका जो स्टेबिलिटी है फिनॉक्साइड आयन का वो इंक्रीज होता है, और फिनॉक्साइड का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। यहां पर देखना बस ये है कि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हो रहा है या अनस्टेबल हो रहा है। स्टेबल होगा जब नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करें, और डिस्टेबल होता है जब नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है। तो अगर अपने पास पॉजिटिव ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करता है, इसलिए स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। और किस पॉइंट पे? ऑर्थो और पैरा पॉइंट पे। अगर यहां पर मेटा पे होता तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता। ठीक है, तो मेटा डेरिवेटिव का उस केस में जब पॉजिटिव ग्रुप ऐड हो तो ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और अगर नेगेटिव हो तो ऑर्थो और पैरा का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। ठीक है, नॉर्मली पैरा पोजीशन के ऊपर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अपन ये ले सकते हैं, रीजन ये ले सकते हैं कि ऑर्थो के ऊपर क्या होता है, बल्की ग्रुप होता है, और बल्की ग्रुप एक दूसरे के साथ रिपल्शन करता है, स्टेरिक हाइंड्रेंस होता है, और स्टेरिक हाइंड्रेंस के कारण उसका स्टेबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है पैरा के कंपैरिजन में। नॉर्मली अपन ने कहा है कि पैरा का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो से ज्यादा होता है, बट कुछ केस के अंदर यहां पर स्टेरिक हाइंड्रेंस को डोमिनेट करता है नेगेटिव इंडक्टिव। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो वो उसको डोमिनेट करेगा। रीजन, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप जो है वो डिस्टेंस के साथ कंटिन्यू डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहां पर अपन कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर अपन कंपेयर करें फिनॉल के, अगर डेरिवेटिव्स को कंपेयर करते हैं, यहां पर मैंने यहां पर एग्जांपल लिया नाइट्रो ग्रुप के स्ट्रेंथ का और मिथाइल फिनॉल का। नेक्स्ट अपन यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर सपोज करें अपन ये क्रिसॉल दिया होता, मिथाइल फिनॉल दिया हुआ है। मिथाइल फिनॉल के बारे में मैंने बताया कि मेटा क्रिसॉल, क्यों? क्योंकि अपने पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो अगर इस केस के अंदर यहां पर मेटा क्रिसॉल होता तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेटर होता है कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव। तो यहां पर अपने पास पैरा क्रिसॉल आएगा, देन अपने पास ऑर्थो क्रिसॉल आता है। बट इन सब का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल के कंपैरिजन में हमेशा कम होता है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेबलाइज करते हैं फिनॉक्साइड आयन। इसी तरह से अगर अपन एमिनो फिनॉल और मिथॉक्सी फिनॉल को डिस्कस करें, एक और बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले रहे हैं अपन फटाफट ताकि अपना कंपैरिजन का स्टडी कंप्लीट हो जाए। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये क्लियर करना है अपने को, बिकॉज अपने पास बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इतना स्टैंडर्ड नहीं आता बट क्वेश्चन बनता है, अपने को क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो। और जो फाउंडेशन क्लासेस है नीट का और जी का, जो फाउंडेशन क्लासेस है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें अपन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। ठीक है, क्लियर है। अपन अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर मेटा मिथॉक्सीफिनॉल और मेटा एमिनोफिनॉल। मेटा मिथॉक्सीफिनॉल एंड मेटा एमिनोफिनॉल। तो क्या पता चलेगा अपने को किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? पॉइंट क्या है कि सर दोनों के अंदर OCH3 और NH2 दोनों का ही क्या है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। दोनों केस के अंदर ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, ये भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, बट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो लेस डोमिनेटिंग होता है कंपेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर पॉजिटिव रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, दोनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने की जो है नेचर होता है। तो उस केस के अंदर इन दोनों में से अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? तो अपन यहाँ देखें कि मेटा मिथॉक्सीफिनॉल जो है वो मोर एसिडिक होता है कंपेयर टू एमिनोफिनॉल की। रीजन क्या है? फर्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा की बात नहीं कर रहे हैं अपन, मेटा की बात कर रहे हैं। मेटा के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप है जिसका पॉजिटिव एम और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, सेम इफेक्ट इसका है। बट
इस केस के अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट मींस उसका इंडक्टिव इफेक्ट स्लाइटली इंक्रीज होता है नाइट्रोजन के नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में। और यही रीजन है कि यहां पर ऑक्सीजन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी जो होता है, टेंडेंसी जो होता है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम होगा, और कम होगा तो फिनॉक्साइड आयन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्स जो होता है वो एमिनो फिनोल के कंपैरिजन में डिक्रीज होता है, फिनॉक्साइड का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है कंपेयर टू मेटा एमिनो, और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां पर अपन ने जो पॉइंट डिस्कस किया है वो किस बेस पे डिस्कस किया है कि ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, इसलिए यहां पर जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू एमिनो फिनोल के, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होता है। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल देखें अपन, अगर अपन कंपेयर करें मेटा मिथॉक्सीफिनॉल, ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल और पैरा मिथॉक्सीफिनॉल, ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल, मेटा मिथॉक्सीफिनॉल एंड पैरा मिथॉक्सीफिनॉल, तो स्ट्रेंथ्स बिल्कुल क्लियर है कि मेटा मिथॉक्सीफिनॉल जो होता है वो मोर एसिडिक होगा ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में। मेन पॉइंट ये है कि ऑर्थो और पैरा मिथॉक्सी में से कौन ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा, क्या ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल होगा या पैरा मिथॉक्सीफिनॉल होगा, दोनों में से किसके अंदर जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का नेचर इंक्रीज होगा। तो स्ट्रेंथ देखो बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर जो पॉजिटिव एसिडिक इफेक्ट होता है वो ऑर्थो के कंपैरिजन में पैरा पोजीशन पे ज्यादा होता है। अपन ने कहा कि स्टेरिक हाइड्रेंस होता है, स्टेरिक हाइड्रेंस होता है, तो उस केस में जो यहां पर पॉजिटिव एसिडिक इफेक्ट है वो कम होगा, क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, बेंजीन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो रिपल्शन फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए इसका जो पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट है किसका, प्लस आर इफेक्ट, ऑर्थो पोजीशन का प्लस आर इफेक्ट जो होता है वो पैरा पोजीशन के प्लस आर इफेक्ट के कंपैरिजन में कम होता है, डिक्रीज होता है, और जितना पॉजिटिव आर इफेक्ट कम होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास मेटा, सेकंड क्या आएगा ऑर्थो, एंड थर्ड क्या आएगा अपने पास पैरा। ऑर्थो और पैरा का मैटर क्लियर किया अपन लोगों ने। क्या पॉइंट है कि ऑर्थो के ऊपर, क्योंकि यहां भी लॉन पेयर है, यहां भी लॉन पेयर है, तो पॉजिटिव एसिडिक इफेक्ट जो होता है वो यहां कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है, स्टेरिक हाइड्रेंस ज्यादा है, इसलिए इसकी जो पॉजिटिव आर इफेक्ट है वो कम होगा, और पॉजिटिव आर इफेक्ट कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये हम लोग ने डिस्कस किया है कुछ सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप जो है अगर उनकी प्रेजेंस होती है किस पोजीशन पे हो सकता है, ऑर्थो पे है, मेटा पे है, पैरा पे है, तो उस पोजीशंस के बेसिस पे उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा उस पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है। तो गाइस ये था अपने पास एसिडिक कंपैरिजन ऑफ फिनॉल एंड फिनॉल डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर अब हम फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे, और कुछ और कंपैरिजन अगर अपने पास मिलते हैं तो अपन और कंपैरिजन जो है उनको थोड़ा देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज जो रेगुलर क्लासेस है, बोर्ड क्लासेस है, उसके अकॉर्डिंग ये लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, इसलिए अपन सारे एग्जाम्पल्स को एक ही क्लास में नहीं करेंगे, अदरवाइज बोर्ड क्लासेस के लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो अपन यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना है, फाउंडेशन के बेसिक प्रिपरेशन करना है अपने को, तो जो नेक्स्ट क्लास में अपन एसिडिक रिएक्शंस करेंगे उसके साथ कुछ और क्वेश्चंस को अपन ट्राई करेंगे, कुछ और कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करना है और कंटिन्यू जो है इसके ऊपर फोकस करके इसको समझना है और लर्न करना है। थैंक यू।